हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 8 की हिंदी ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर भाषा, लिपि और व्याकरण, जिसे हम इंग्लिश में लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर भी कहते हैं, का अध्ययन कराएंगे। आइए देखते हैं। मानव जीवन के लिए प्रकृति द्वारा अनमोल उपहार है भाषा। भाषा का मानव जीवन में अत्यधिक महत्व है। अपनी इसी विशेषता के कारण मानव प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। भाषा संसार के व्यवहार का मूल है। हम सुख दुख जो कुछ भी अनुभव करते हैं उसे भाषा के माध्यम से ही अभिव्यक्त किया जा सकता है। जिस प्रकार आप प्रसन्न होते हैं तो आप कहते हैं कि यार आज मैं बहुत खुश हूँ। अगर आप दुखी होते हैं तो आप कहते हैं कि यार आज मैं बहुत दुख हूँ। तो आप अपनी जो सुख दुख जो भी है आप उसे अपने शब्दों में भाषा के माध्यम से ही प्रकट कर रहे हैं। अर्थात कह सकते हैं कि भाषा ही मानव के पास एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से वह समाज में अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। यद्यपि संकेतों द्वारा भी मनुष्य कुछ स्थितियों में अपने मनोभावों को प्रकट करता है, तथापि इसके द्वारा पूर्ण भाव प्रकट नहीं किया जा सकता और न ही संकेतों द्वारा पूर्ण रूप से मनोभावों को समझा जा सकता है। इसलिए व्याकरण में इसका महत्व नहीं है। यहाँ पर हमें सांकेतिक भाषा के बारे में बताया जा रहा है। इसके माध्यम से हम अपने जो मनोभाव होते हैं उन्हें पूर्ण रूप से प्रकट नहीं कर पाते हैं। अब हमें भाषा की डेफिनेशन दी गई है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भावों व विचारों को आदान प्रदान करता है। यह मुख से निकली वह सार्थक ध्वनि है जो हमारे विचारों को दूसरों तक तथा दूसरों के विचारों को हम तक पहुंचाती है। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बात को दूसरे को समझा सकते हैं और दूसरों की बातों को समझ पाते हैं। भाषा के रूप। भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा। यहाँ दादाजी ने नौकर से सभी बच्चों को बुलाकर लाने को कहा है। यह भाषा का मौखिक रूप है क्योंकि दादाजी ने मनोभाव बोलकर प्रकट किए हैं। यहीं डायग्राम में आप देख रहे हैं कि एक लड़का और लड़की आपस में बातचीत कर रहे हैं। यह भी भाषा का एक मौखिक ही रूप है। जब हम अपने विचार बोलकर प्रकट करते हैं तो यह भाषा का मौखिक रूप होता है। मौखिक ही भाषा का प्राचीन व मूल रूप है। आगे हम देखते हैं, हमें मौखिक भाषा की परिभाषा दी गई हुई है जिसे हम पढ़ेंगे भी और याद भी करेंगे। अपने मनोभावों को बोलकर प्रकट करना भाषा का मौखिक रूप है। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि किसी से टेलीफोन पर बात करना, किसी से सामने खड़े होकर बात करना या फिर टीवी देखना, ये सब भाषा के मौखिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है लिखित भाषा। यहाँ अध्यापिका ने बच्चों को कुछ प्रश्न दिए और उनका उत्तर लिखकर लाने को कहा। यह भाषा का लिखित रूप है। जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान लिखकर करते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप होता है। इसका विकास मौखिक भाषा को अंकित करने के उद्देश्य से किया गया। इसी के द्वारा महापुरुषों द्वारा दिया गया ज्ञान संचित किया गया, वह आज भी सुरक्षित है। नीचे हमें लिखित भाषा की डेफिनेशन दी है, इसे भी आपको पढ़ने के साथ साथ याद भी करना है। अपने विचारों का आदान प्रदान लिखकर करना भाषा का लिखित रूप है। इसके साथ ही हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि मौखिक भाषा स्थायी भाषा नहीं है, जबकि लिखित भाषा स्थायी भाषा है। नेक्स्ट आता है लिपि। लिपि क्या है? भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। अलग अलग भाषाओं को अलग अलग लिपि होती है। जैसे यहाँ पर हमें कुछ भाषाएं और उनकी लिपियाँ दी गई हैं। संस्कृत, देवनागरी, मराठी, देवनागरी, अंग्रेजी, रोमन, हिंदी, देवनागरी, उर्दू, फारसी, पंजाबी, गुरमुखी। ये यहाँ पर अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियाँ भी हैं। संसार में अनेक भाषाएं प्रचलित हैं, परंतु सभी भाषाओं को लिखित रूप नहीं होते। इसलिए संसार में कुछ लिपि भाषाएं हैं तो बहुत सी केवल मौखिक भाषाएं भी हैं। जो भाषाएं लिखी जाती हैं उनको शुद्ध रूप को मानक भाषा कहते हैं। मानक भाषा में श्रेष्ठ साहित्य की रचना होती है, उसी में सरकारी कामकाज होता है, इसलिए इसे साहित्यिक भाषा और राजभाषा भी कहा जाता है। यहाँ पर एक आपका प्रश्न बनता है कि राजभाषा किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि श्रेष्ठ साहित्यों की रचना करने वाली और सरकारी कार्यालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। नेक्स्ट आते हैं हिंदी भाषा। हिंदी भाषा हमारे देश की प्रमुख भाषा है, यही हमारे देश की राजभाषा भी है। इसीलिए 14 सितंबर प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। आप सभी को पता होगा कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को।
तो हिंदी संघ सरकार की तो राजभाषा है ही वह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आदि अनेक राज्यों की भी राजभाषा है। उत्तर भारत के सभी राज्यों ने हिंदी राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। इन प्रदेशों में बोली जाने वाली भाषाओं या बोलियों को हिंदी की उपभाषाएं बोली कहा जाता है। हिंदी को 5 उपभाषा वर्गों में बांटा गया है। ये उपभाषा वर्ग तथा इनकी बोलियां इस प्रकार हैं: बिहारी, मगही, मैथिली और भोजपुरी, पहाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली, हिमाचली, राजस्थानी, मारवाड़ी, डुंडरी, हड़ौती आदि। पूर्वी हिंदी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी और बंगारू या हरियाणवी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है व्याकरण। व्याकरण के द्वारा ही हम भाषा का शुद्ध प्रयोग सीखते हैं। हर भाषा के अपने अपने नियम और अपनी अपनी व्यवस्था होती है। भाषा की शुद्धता और एक रूपता बनाए रखना ही व्याकरण का कार्य है। अर्थात व्याकरण शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना सिखाता है। यहाँ नीचे लिखा है, देखो प्रिया नाच रहा है। यहाँ पर अब आप देखेंगे कि अगर हमें व्याकरण का ज्ञान होगा तो हम तुरंत बता देंगे कि यहाँ पर वाक्य में क्या चीज़ गलत प्रयोग हुई है। तो इसका सही सेंटेंस क्या बनेगा? देखो प्रिया नाच रही है। नेक्स्ट है, हम सभी का चलना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बनेगा सेंटेंस सही? हम सभी को चलना चाहिए। उपयुक्त दोनों वाक्य अशुद्ध हैं। प्रथम वाक्य में प्रिया के साथ क्रिया का स्त्रीलिंग रूप लगाना चाहिए। रहा का स्त्रीलिंग क्या होता है? रही। तो यहाँ पर हो गया सेंटेंस, देखो प्रिया नाच रही है। दूसरे वाक्य में का कारक के स्थान पर को कारक का प्रयोग होना चाहिए। हम सभी को चलना चाहिए। व्याकरण के नियम ही हमें अशुद्धियों का ज्ञान कराते हैं। अतः कहा जा सकता है कि व्याकरण के बिना भाषा का शुद्ध ज्ञान नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमें दिया गया है व्याकरण के अंग। व्याकरण के 3 अंग है। प्रथम वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। वर्ण विचार क्या है? इसके अंतर्गत वर्णों के आकार, उच्चारण, उत्पत्ति आदि पर विचार किया जाता है। सेकंड शब्द विचार, इसके अंतर्गत शब्दों के रूप, भेद, प्रकार, लिंग, वचन, काल, उत्पत्ति तथा बनावट पर विचार किया जाता है। तीसरा वाक्य विचार, इसके अंतर्गत वाक्य रचना, भेद आदि पर विचार किया जा सकता है। इन सभी का पूर्ण रूप से अध्ययन हम नेक्स्ट अध्याय में करेंगे। यहाँ पर आपको कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं इम्पोर्टेंट, जैसे कि हमने सीखा भाषा क्या है? भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। सेकंड टॉपिक, भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। तीसरा है लिपि, भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। फोर्थ है व्याकरण, वह शास्त्र जिसके द्वारा किसी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है व्याकरण कहलाता है। लास्ट टॉपिक है व्याकरण के 3 अंग है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। हमने पूरे अध्याय में इन्हीं चीज़ों का अध्ययन किया है, अतः आप पढ़ें और उन्हें समझने की कोशिश करें। आई होप आप लोगों को पूरा चैप्टर समझ आया।